का इंटरव्यू होना चाहिए या नहीं। हो सकता है अब तक आपने ये इंटरव्यू देख भी लिया हो। आप सब जानते हैं रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आरोपी हैं, इसलिए सुशांत का परिवार आज ये कह रहा है कि ये इंटरव्यू नहीं होना चाहिए था, इस पर रोक लगनी चाहिए। रिया चक्रवर्ती को देश के सामने ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलना चाहिए जहां वो अपने बारे में ऐसी कोई सफाई दे सके। लेकिन आज हम देश की जनता से यानी आपसे ही यह पूछना चाहते हैं कि यह इंटरव्यू होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। इस इंटरव्यू ने मीडिया के दोहरे मापदंडों को तो उजागर किया ही है, इससे आज भारत के दर्शकों के दोहरे मापदंड भी उजागर हो जाएंगे। आपने देखा होगा मीडिया में बड़े बड़े पत्रकार अक्सर नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन जब बड़ी खबर का लालच इन पत्रकारों के सामने आता है तो ये खुद उस नैतिकता को भूल जाते हैं और इसीलिए मीडिया में कई पत्रकारों को पत्रकारिता का गिद्ध कहकर पुकारा जाता है। लेकिन आज ये परीक्षा जो है ये मीडिया की नहीं है, ये दर्शकों की भी है, क्योंकि अगर देश के दर्शकों ने ये इंटरव्यू देखा और अगले हफ्ते आने वाली न्यूज चैनल्स की रेटिंग में इसे अच्छी टीआरपी मिली तो यह साबित हो जाएगा कि हमारे देश के लोग सारी नैतिकता सिर्फ अपने पड़ोसियों के लिए छोड़ देते हैं। वो बाहर आकर कहते हैं कि वो इंटरव्यू नहीं होना चाहिए था, लेकिन घर के अंदर बैठकर उसी इंटरव्यू को देखते भी हैं। इसलिए आज का दिन आपको अपनी डायरी में नोट कर लेना चाहिए। अगर आप रिया का इंटरव्यू नहीं देखना चाहते हैं तो आज हम देश के दर्शकों को कुछ और खबरें देखने का एक विकल्प दे रहे हैं, क्योंकि दुनिया में इस इंटरव्यू के अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। रशिया ने पहली बार दुनिया के सबसे बड़े परमाणु बम के परीक्षण की तस्वीरें जारी कर दी हैं। यह परीक्षण वर्ष 1961 में किया गया था, लेकिन इसकी ऐसी तस्वीरें पहली बार सामने आई हैं। यह हाइड्रोजन बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बम से 3300 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। इस तरह का एक हाइड्रोजन बम कैसे एक झटके में करोड़ों लोगों की जान ले सकता है, ये आज हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। और आज हम आपसे एक और सवाल पूछना चाहते हैं। अगर किसी के सामने एक ऐसा हत्यारा आ जाए जिसने उसके पिता, भाई या पति की हत्या की है और इस हत्या का फेसबुक पर लाइव टेलीकास्ट भी किया है, तो उस व्यक्ति को देखकर, सामने अपने देखकर मन में क्या भावनाएं आएंगी। आज हम न्यूजीलैंड से आई ऐसी ही तस्वीरों का विश्लेषण करेंगे। न्यूजीलैंड में पिछले वर्ष एक व्यक्ति ने 2 मस्जिदों में गोलीबारी करके 51 लोगों की जान ले ली थी और इसका फेसबुक पर लाइव टेलीकास्ट किया था। न्यूजीलैंड की एक अदालत ने अब इस हत्यारे को उम्र कैद की सजा सुनाई है। फांसी की सजा नहीं, उम्र कैद की सजा सुनाई है, बावजूद इसके कि इसने 52 लोगों की हत्या की। लेकिन जब यह व्यक्ति, यह हत्यारा पीड़ितों के सामने आया, जो लोग मारे गए थे उनके परिवार के सामने आया, तो इन लोगों ने उससे क्या कहा, यह आज आपको देखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। आतंकी दाऊद इब्राहिम पर जी न्यूज के वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासे का पाकिस्तान में बड़ा असर दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक दाऊद को बचाने के लिए आईएसआई ने उसे घर से बाहर नहीं निकलने की कड़ी हिदायत दी है। आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम के कराची वाले घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। जी न्यूज पर महाविश से रिश्ते के खुलासे पर दाऊद इब्राहिम परेशान है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों पर कार्रवाई को लेकर गंभीर नहीं है। Pakistan has never taken any credible and verifiable action against terror entities or listed individuals, including the most wanted ones. This subsequent denial by the Foreign Office calls into question their intentions. अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने पहली बार रिया चक्रवर्ती का नाम लेकर सुशांत की हत्या करने का आरोप लगाया है। कृष्ण किशोर सिंह ने कहा कि रिया ने उनके बेटे की हत्या की है और वो लंबे वक्त से सुशांत को जहर दे रही थी। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। जांच से को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा कि जिस तरह रिया पर 8 हार्ड ड्राइव नष्ट करने की साजिश के आरोप लगे हैं, उससे साफ है कि सुशांत को मारने की साजिश की गई। विकास सिंह ने कहा, ड्रग मामले का खुलासा होने के एक दिन बाद रिया का इंटरव्यू आना इत्तेफाक नहीं। सडनली उसके अगले दिन ही इंटरव्यू देना कि उनकी तबीयत खराब थी, मेंटली कंडीशन खराब था वगैरह बोलना, ये बिल्कुल एस्टैब्लिश करता है कि कहीं ना कहीं ये ट्रायल में कुछ हेल्प लेने की कोशिश की जा रही है इस चैनल के माध्यम से।
एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत केस में ईडी ने आरोपी रिया चक्रवर्ती के 2 मोबाइल फोन क्लोन किए। मोबाइल फोन के डिजिटल डेटा एनालिसिस से खुलासा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती 2017 से ही ड्रग खरीदने और इस्तेमाल करने में शामिल थी। रिया चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा लगातार संपर्क में थे और दोनों सुशांत का पैसा अपने निजी खर्चे में इस्तेमाल कर रहे थे। जो ड्रग माफिया और बॉलीवुड कनेक्शन की बात है, इसकी जांच नहीं की। किसे बचाना चाहती थी महाराष्ट्र सरकार? महाराष्ट्र की सरकार, उनका रवैया शक के घेरे में है। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोपी रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से भी पूछताछ की। सुशांत के परिवार का आरोप था कि रिया और उनके परिवार ने सुशांत के पैसों का गलत इस्तेमाल किया। रिया ने आज ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके कहा कि उन्हें और उनके परिवार को धमकियां मिल रही हैं। सीबीआई ने आज रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती, सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, पूर्व स्टाफ दीपेश सावंत, कुक नीरज, सीए रजत मेवाती और बिल्डिंग के वॉचमैन समेत 6 लोगों से पूछताछ की। केंद्र सरकार ने एक बार फिर कहा है कि नीट और जेईई मेन परीक्षा तय तारीखों पर ही आयोजित होंगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि परीक्षा कराने का फैसला छात्रों के भविष्य को देखते हुए लिया गया है। छात्रों का भी ये दबाव था और अभिभावकों का भी लगातार जो आग्रह था कि परीक्षा जरूर होनी चाहिए, छात्र का 1 वर्ष बर्बाद नहीं होना चाहिए। 24 घंटे में नीट परीक्षा के लिए 10 लाख से ज्यादा छात्रों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है। कांग्रेस नीट जेईई परीक्षा कराने का विरोध कर रही है, लेकिन कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में 31 अगस्त को प्री डीएलएड की परीक्षा हो रही है, जिसमें 6.5 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि नीट जेईई की तुलना प्री डीएलएड से नहीं की जा सकती। जेईई, नीट और डीएलईडी का बिल्कुल अंतर बहुत है, इसमें फर्क है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। ये पूरे देश में एग्जाम हो रही है। हमारी जो एग्जाम है वो बहुत छोटी एग्जाम है। नीट और जेईई परीक्षाओं के समर्थन में देश के शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। 150 से ज्यादा शिक्षाविदों ने बिना नाम लिए विपक्ष पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। चिट्ठी में लिखा गया है कि कोरोना महामारी के कारण छात्रों के भविष्य और करियर पर अनिश्चितता दिख रही है। एडमिशन और पढ़ाई को लेकर भी कई उलझने हैं। अगर इन परीक्षाओं में देरी होती है तो छात्रों का कीमती साल बर्बाद हो जाएगा। युवाओं के भविष्य और सपनों से किसी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग अपने राजनीतिक एजेंडे और सरकार का विरोध करने की वजह से हमारे छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां नीट और जेईई की परीक्षाओं का विरोध कर रही हैं। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियों ने परीक्षाएं टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। देश भर में विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में फाइनल ईयर की परीक्षाएं होंगी या नहीं, इस पर कल सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में ग्रेजुएट और पीजी की फाइनल ईयर की परीक्षाओं को 30 सितंबर तक हर हाल में कराने पर 6 जुलाई को एक आदेश जारी किया था। यूजीसी के इसी फैसले के खिलाफ और अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से हिंद महासागर को सुरक्षित बनाने में भारत की भूमिका और बड़ी होगी। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेशों से सैन्य उपकरणों के आयात पर रोक का दायरा और बढ़ाया जाएगा। 101 डिफेंस आइटम्स को पूरी तरह से घरेलू खरीद के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। आने वाले दिनों में इस लिस्ट को और व्यापक बनाया जाएगा। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल आरकेएस भदौरिया और नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह भी मौजूद रहे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सशस्त्र सेनाएं पूरा समर्थन देंगी। आज सबसे पहले हम आपको कोई खबर नहीं बल्कि एक मुद्दे के बारे में आपसे हम बात करेंगे। आज पूरे देश में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आरोपी रिया चक्रवर्ती के एक इंटरव्यू की चर्चा हो रही है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने अपना पहला इंटरव्यू एक न्यूज चैनल को दे दिया है और पूरे दिन आज देश भर में यही चर्चा होती रही कि यह इंटरव्यू करना सही है या गलत।
देश भर में लोग ये बहस कर रहे हैं कि ये इंटरव्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए था। आप भी हो सकता है आज अपने घर में अपने परिवार के साथ यही बहस कर रहे होंगे। हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ आज ये बहस कर रहे होंगे। कल सुबह जब आप अपने बाकी दोस्तों से मिलेंगे, ऑफिस में लोगों से मिलेंगे, तो शायद यही बात करेंगे कि ये इंटरव्यू होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। इसलिए आज इसी पर आपके साथ बात कर लेते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो भावनाओं पर चलता है और ये भावनाएं अक्सर पीड़ित के साथ होती हैं, आरोपी के साथ नहीं। रिया और उसका परिवार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आरोपी है। देश भर के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला था उनकी मृत्यु का मामला, उसकी असलियत जानना चाहते हैं। इसलिए भारत के ज्यादातर लोग रिया चक्रवर्ती को कोई मंच मिले ये नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि रिया चक्रवर्ती को कोई मंच मिले जहां वो अपनी सफाई पेश कर पाए और अपने लिए देश में सहानुभूति का कोई माहौल पैदा कर पाए। लोग इसके खिलाफ हैं। बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म देकर शायद जांच में भी कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। ऐसे में एक न्यूज चैनल रिया चक्रवर्ती को एक प्लेटफॉर्म देता है, यानी उसका लंबा सा इंटरव्यू करता है जिसमें वो शायद झूठ और सच दोनों बोल रही है या आपके सामने एक ऐसा घोल पेश कर रही है जिसमें सच के साथ साथ झूठ भी मिला हुआ है। हो सकता है थोड़ा सच हो और बाकी का झूठ हो। और सच और झूठ का ये जो शरबत है ये पीने में बड़ा स्वादिष्ट लगता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। बड़ी मसालेदार खबर है ये, और ये खबर बनाने वाले को भी बड़ी अच्छी लगती है, इंटरव्यू लेने वाले को भी बड़ी अच्छी लगती है, इंटरव्यू देने वाले को भी बहुत अच्छी लगती है, और जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छी लगती है। यानी इसमें हर तरफ फायदा ही फायदा है। सबसे ज्यादा फायदा उसका है जिसने ये इंटरव्यू दिया, यानी रिया चक्रवर्ती का फायदा सबसे ज्यादा है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को बैठे बैठाए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया जिसकी वजह से अब वो देश विदेश में अपने लिए सहानुभूति का माहौल पैदा कर सकती है। जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उन्हें भटका सकती है झूठ बोलकर। दूसरा फायदा पत्रकार को या चैनल को होगा, क्योंकि उन्हें यह बात पता है कि अगर उन्होंने ये इंटरव्यू किया तो छप्पर फाड़ कर टीआरपी आएगी। तीसरा फायदा उन दर्शकों का है जो दिन रात सिर्फ सुशांत की खबर देखना चाहते हैं और वो रिया के बारे में भी जरूर देखना चाहेंगे। इसमें दो बातें हैं जो बिल्कुल कहीं पीछे छूट गई हैं। मीडिया के लिए नैतिकता की लक्ष्मण रेखा क्या होनी चाहिए, मीडिया को ये इंटरव्यू करना चाहिए या नहीं, ये जो सिद्धांत है ये बिल्कुल पीछे छूट गया। दूसरा सिद्धांत जो पीछे छूट गया वो ये है कि देश के दर्शक, देश के लोग क्या चाहते हैं। देश के वो लोग जो विरोध कर रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू नहीं होना चाहिए था, क्या वो लोग रिया चक्रवर्ती का ये इंटरव्यू नहीं देखेंगे या बाहर जाकर विरोध करेंगे और अपने घर में बैठकर टीवी पर यह इंटरव्यू जरूर देखेंगे। सुशांत के पिता का कहना है कि रिया ने ही उनके बेटे को जहर देकर मारा है। पहले आप सुशांत के पिता का यह आरोप आज सुन लीजिए। आज ही उन्होंने एक नया स्टेटमेंट आज जारी किया है। आज उन्होंने यह आरोप लगाया है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने आज क्या कहा है, आप आगे बढ़ने से पहले यह देख लीजिए। मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। सुशांत सिंह राजपूत का परिवार यह नहीं चाहता था कि रिया चक्रवर्ती का कोई इंटरव्यू हो। रिया चक्रवर्ती के इस इंटरव्यू पर सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता ने भी अपने गुस्से का इजहार किया है और उन्होंने आज एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि एक चैनल रिया चक्रवर्ती के 2 घंटे के इंटरव्यू को ऑन एयर करने वाला है, यानी उसका टेलीकास्ट करने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो ये उन 130 करोड़ भारतीयों के लिए शर्म की बात होगी जो सुशांत को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सुशांत की बहन का ट्वीट है जो अभी हमने आपको पढ़कर सुनाया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि भारत के 130 करोड़ या 135 करोड़ लोग क्या रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू देखना चाहते हैं या देखना नहीं चाहते हैं। और जो लोग देखना नहीं चाहते हैं, अगर हम मान लें कि पूरा देश ही रिया का इंटरव्यू नहीं देखना चाहता है, तो क्या उन्होंने आज शाम को टीवी पर इस इंटरव्यू का बहिष्कार कर दिया था? बड़ा दिलचस्प मामला है ये और बड़ी दिलचस्प परीक्षा है। शाम को रिया का यह इंटरव्यू टेलीकास्ट हो गया
और आने वाले घंटों और दिनों में इस इंटरव्यू को बार बार चलाया जाएगा क्योंकि ये टीआरपी की गारंटी है। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि इस इंटरव्यू को कितने लोग देखेंगे, कितने करोड़ लोग देखेंगे। जो लोग सोशल मीडिया पर इस इंटरव्यू का विरोध कर रहे हैं, क्या वो अपने अपने घरों में टेलीविजन बंद कर देंगे और इस इंटरव्यू को नहीं देखेंगे, कोई और खबर देखना शुरू कर देंगे? ये भारत के लिए एक नई चुनौती है और इस चुनौती का सामना भारत ने कैसे किया, इसका पता आपको अगले हफ्ते चलेगा जब न्यूज चैनल्स की रेटिंग आएगी, यानी जब यह पता चलेगा कि इस इंटरव्यू की टीआरपी क्या रही। उस दिन आपको पता चल जाएगा। अगर इस इंटरव्यू को अच्छी रेटिंग मिलती है तो इससे भारत के दोहरे मापदंड उजागर हो जाएंगे। इस इंटरव्यू ने भारत के मीडिया को भी एक्सपोज कर दिया है, नैतिक और कानूनी रूप से क्या ठीक है और क्या नहीं। मीडिया ने आज इन दोनों ही बातों को नजरअंदाज किया है, जिसको आप अंग्रेजी में डबल स्टैंडर्ड्स कहते हैं। सब कुछ जो कंटेंट आपके लिए बनाया जाता है उसके केंद्र में एक ही चीज है, उसके केंद्र में ना तो नैतिकता है ना कानून है, उसके केंद्र में है टीआरपी। क्योंकि किसी भी न्यूज चैनल के लिए टीआरपी ही असली करेंसी है। अगर टीआरपी के नजरिए से कोई चीज ठीक है तो फिर किसी को भी कानून और नैतिकता की परिभाषा से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर टीआरपी अच्छी है तो थोड़ी देर के लिए नैतिकता को घर छोड़कर आया जा सकता है। बड़े बड़े पत्रकार ऐसे मामलों पर जब कुछ लिखते हैं तो वो नैतिकता की खूब दुहाई देते हैं। आपने देखा होगा हमारे देश के बड़े बड़े पत्रकार हैं जो सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं। ये बातें सिर्फ तब तक लिखते हैं जब तक उनका सामना ऐसी स्थिति से नहीं होता, लेकिन जब उनका सामना होता है, लेकिन जब बात टीआरपी की आती है, जब सामने आपके एक मसालेदार खबर रखी होती है और आपको बस उसे उठा लेना है, तो इस नैतिकता की कुर्बानी सबसे पहले दे दी जाती है। ये पत्रकार हमारे देश में ऐसे हैं, ये आतंकवादियों को भी मंच देते हैं, देते रहे हैं, ये दागी नेताओं को भी मंच देते रहे हैं और ये अपराधियों के भी इंटरव्यू करते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी ये सब कुछ होता रहा है। आपने इस देश में सब कुछ देखा है, लेकिन स्थितियां लगातार बदलती जा रही हैं। सोशल मीडिया अब बहुत मजबूत हो चुका है, लोग अपनी भावनाएं सोशल मीडिया पर व्यक्त करते हैं और 2020 की जो चुनौतियां हैं वो एकदम नई तरह की चुनौतियां हैं। इसलिए आज जो कुछ आप देख रहे हैं इसे आप एक नई तरह की चुनौती मानिए और इसे आप एक नई तरह की परीक्षा मानिए। यह मीडिया की परीक्षा है, लेकिन साथ ही यह देश के लोगों की भी परीक्षा है। मीडिया में अक्सर ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जब किसी खबर को दिखाने में कानूनी रूप से कुछ भी गलत नहीं होता, लेकिन नैतिक तौर पर इसे सही नहीं माना जाता। हर पत्रकार का सामना ऐसी स्थिति से अपने जीवन में कभी ना कभी जरूर होता है। मेरा सामना भी कई बार ऐसी स्थितियों से हुआ है और जितने बड़े पत्रकार होंगे इस देश में, जो चैनल होंगे, उनका सामना भी ऐसी स्थितियों से होता रहता है। लेकिन अक्सर टीआरपी की होड़ में इस बात की अनदेखी कर दी जाती है कि नैतिक रूप से क्या सही है। नैतिक रूप से लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया जाता है और इसी चक्कर में पत्रकार ऐसी बड़ी खबर या बड़े मसालेदार इंटरव्यू के पीछे भागते हैं जिससे या तो उन्हें नाम मिलता हो या टीआरपी आती हो। और कई लोग तो कहते हैं कि अगर बदनामी भी होती है तो वो भी नाम ही तो हुआ, ये भी कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि किसी भी तरह की जो पब्लिसिटी होती है वो आखिरकार आपको काम ही आती है, चाहे नेगेटिव पब्लिसिटी हो या पॉजिटिव पब्लिसिटी हो। पब्लिसिटी तो पब्लिसिटी है, लेकिन इसकी एक लक्ष्मण रेखा भी होनी चाहिए। मसालेदार खबरों का लालच ऐसा होता है कि बड़े बड़े पत्रकार ऐसी मसालेदार खबरों के लालच में कई बार गिद्ध बन जाते हैं, गिद्ध की तरह सोचने लगते हैं। इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या टीआरपी में, जो टीआरपी आपको हर हफ्ते देखने को मिलती है, क्या टीआरपी में वाकई देश की भावनाएं भी झलकती हैं या टीआरपी में आपको सिर्फ पत्रकारिता के गिद्ध ही दिखाई देते हैं? यह आज एक बड़ा सवाल है जिस पर आपको भी सोचना है। इस पूरी बहस का दूसरा पहलू भारत के दर्शक भी हैं। मीडिया ने तो आज खुद को एक्सपोज कर दिया, लेकिन अगले हफ्ते जब रेटिंग आएगी तो भारत के दर्शक भी एक्सपोज हो जाएंगे। भारत में नैतिकता हमेशा पड़ोसी के कंधे पर डाल दी जाती है। अपने घर में कोई नैतिकता की बात नहीं करना चाहता, यह तो पड़ोसी का काम है। कोई नहीं चाहता कि उसके घर में भगत सिंह पैदा हो, सब चाहते हैं कि भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा हो। लोग खुद वही करते हैं जो उन्हें करना होता है। इसलिए हो सकता है आज बड़ी संख्या में ऐसे लोग हों जो रिया के इस इंटरव्यू का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अपने घर में वही इंटरव्यू देख भी रहे हैं।
इसलिए एक हफ्ते का इंतजार कीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि जिस चीज को आज सोशल मीडिया पर गलत कहा जा रहा है उसके बारे में भारत के लोगों का फैसला क्या है। एक संपादक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर, एक न्यूज एंकर के तौर पर मेरे सामने अगर ऐसी कोई स्थिति आती तो मैं क्या करता। आज जब ये पूरी बहस चल रही थी तो मेरे दिमाग में भी यही बात आ रही थी कि अगर ये स्थिति हमारे सामने आती, जी न्यूज के सामने आती, मेरे सामने आती, तो हम क्या करते। क्या हम रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू हम नहीं करते, ये जानते हुए कि इस इंटरव्यू से छप्पर फाड़ टीआरपी आने वाली है, या हम देश की जनता की भावनाओं का सम्मान करते। बहुत मुश्किल स्थिति है और ऐसी मुश्किल स्थिति में अक्सर लोग नैतिकता को भूल जाते हैं और टीआरपी को बटोर लेते हैं। लेकिन आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस बात की बहुत बड़ी संभावना है कि अगर यह इंटरव्यू जी न्यूज को मिल रहा होता, हमें मिल रहा होता, तो शायद हम देश की जनता की भावनाओं का ध्यान रखते हुए, शायद सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की भावनाओं का ध्यान रखते हुए हम इस इंटरव्यू को नहीं करते और रिया चक्रवर्ती को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम नहीं देते कि वो देश के लोगों के सामने सच और झूठ का बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाला ऐसा शरबत पेश करे, जो शरबत है तो बड़ा स्वादिष्ट, पीने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा आपको, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। इसलिए आज के दिन को आप, आज की तारीख को अपनी डायरी में नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि मीडिया ने आपको यह बताया है कि मीडिया के डबल स्टैंडर्ड्स, दोहरे मापदंड क्या होते हैं, और देश की जनता भी आज आपको यह बता देगी कि क्या उसके भी दोहरे मापदंड होते हैं। भारत का समाज भी आज आपको यह बता देगा कि क्या उसके भी दोहरे मापदंड होते हैं। और अगले हफ्ते जब आप रेटिंग देखेंगे तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि जो टीआरपी आती है न्यूज चैनल्स की या बाकी के चैनल्स की, क्या उस टीआरपी में क्या वो सच्चा रिफ्लेक्शन होता है, क्या वो आईना होता है देश की मर्जी का, लोगों की मर्जी का, या ये टीआरपी भी नकली होती है। ये सारी बातें ऐसी हैं जो 2020 के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इन सब बातों को सुनते रहते हैं। आप अलग अलग न्यूज चैनल्स को इस बात पर जज करते हैं कि किसकी टीआरपी कितनी ज्यादा है, और आप सोचते हैं कि जिसकी जितनी ज्यादा टीआरपी है वो चैनल उतना ही ज्यादा लोकप्रिय है। इसलिए आप सबके लिए, देश के लिए, समाज के लिए अब इस बात पर विचार करना जरूरी हो गया है अब 2020 के बाद से कि आप जो कुछ देख रहे हैं क्या वो नैतिक है, क्या वो नैतिक रूप से सही है। जो कुछ आपको दिखाया जा रहा है ये आपकी भलाई के लिए दिखाया जा रहा है, ये इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि ये खबर है, क्या ये इसलिए दिखाया जा रहा है कि ये खबर का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, या ये इसलिए दिखाया जा रहा है कि ये आपके जरिए टीआरपी बटोरने का एक हथियार है। इसलिए आपको इन सारी बातों को पहचान करने की आवश्यकता है। इसलिए आज के दिन को आप नोट कर लीजिए। आज भारत के समाज का भी बहुत बड़ा टेस्ट है, परीक्षा है, और मीडिया की भी परीक्षा है। इस इंटरव्यू के अलावा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आज दिन भर और भी कई बातें हुई हैं, उसके बारे में भी आज आपको जान लेना चाहिए। आज ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के बैंक लॉकर्स की जांच की है। ईडी ने रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से भी पूछताछ की है और सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ की है। यह सब कुछ आज दिन भर में होता रहा जब रिया चक्रवर्ती इंटरव्यू दे रही थी और रिया चक्रवर्ती आपके लिए एक बहुत स्वादिष्ट शरबत तैयार कर रही थी, सच और झूठ का, फरेब का, जो आपको पीने में बड़ा स्वादिष्ट लगेगा। उस समय यह सब भी हो रहा था। इस मामले में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि अब रिया चक्रवर्ती पर सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देने के आरोप भी लग रहे हैं और यह बहुत गंभीर आरोप है। रिया के व्हाट्सएप चैट से यह खुलासा हुआ है कि वो अलग अलग लोगों से ड्रग्स मंगवाया करती थी। इसमें बॉलीवुड की कई पीआर एजेंसियों के लोग भी उसकी मदद करते थे और इसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी रिया के खिलाफ एक और केस दर्ज कर लिया है। अब जल्द ही उनके ब्लड सैंपल लेकर उनकी जांच भी शुरू की जाएगी कि क्या वो खुद भी ड्रग्स लेती थी या नहीं लेती थी।
ये सब कुछ आज दिन में हो रहा था, तभी हो रहा था जब रिया चक्रवर्ती आपके लिए एक बहुत शानदार कंटेंट बना रही थी, जो काफी हद तक फिल्मी कंटेंट है, जिसमें काफी हद तक आपको फिल्मी डायलॉग्स देखने सुनने को मिलेंगे, जिसमें काफी हद तक आपको रिया चक्रवर्ती की एक्टिंग स्किल्स भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उसने उस इंटरव्यू में काफी हद तक बहुत अच्छी शानदार एक्टिंग आपके लिए की है। रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स खरीदने के आरोपों ने एक बार फिर से यह चर्चा भी छेड़ दी है कि क्या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आज भी बड़े पैमाने पर ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर ठीक से जांच कराई जाए तो बॉलीवुड के 80% कलाकार यानी एक्टर्स ड्रग्स के आरोपों में पकड़ लिए जाएंगे। अगर ठीक से जांच हो जाए तो 80% एक्टर और एक्ट्रेस गिरफ्तार हो जाएंगे। ड्रग्स और बॉलीवुड का आज का नाता नहीं है, बड़ा पुराना नाता रहा है। पहले फिल्म स्टार्स ये काम चुपचाप किया करते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया के कारण ड्रग्स के इस्तेमाल की बातें बहुत जल्द बाहर आ जाती हैं और अब पहले के मुकाबले ड्रग्स करना बहुत ज्यादा फैशनेबल भी हो गया है, इसलिए लोग खुलेआम करने लगे हैं। आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले तक संजय दत्त और फरदीन खान जैसे फिल्म स्टार्स पर ड्रग्स लेने के आरोप लगते रहे हैं। फरदीन खान को वर्ष 2001 में ड्रग्स रखने के आरोप में तब गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन यह पुरानी बात हो गई। बॉलीवुड को गहराई से जानने वाले लोग बताते हैं कि कई फिल्म स्टार्स की पार्टियों में खुलेआम ड्रग्स चलती हैं। इसमें ड्रग माफिया के अलावा राजनेता भी फिल्म स्टार्स की मदद करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आज भी अगर आप बॉलीवुड में चले जाएंगे और जिसको आप कहते हैं कि बॉलीवुड को अंदर से समझने वाले किसी व्यक्ति से मिलेंगे, तो आज ही वो आपको बड़ी आसानी से बता देगा कि इस फिल्म इंडस्ट्री में कौन कौन से ऐसे एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं जो खुलेआम ड्रग्स लेते हैं। सबको सबके बारे में सब कुछ पता है। वो आपको ये भी बता देंगे कि उन्हें ड्रग्स सप्लाई कौन करता है, वो आपको ये भी बता देंगे कि वो ड्रग्स आती कहां से है, पूरी चेन के बारे में आपको बता देंगे। और इसको जानने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है, सबको सब कुछ पता है। आप किसी बड़े पार्टी में जाइए, वहां आपको अक्सर लोग खुलेआम ड्रग्स लेते मिल जाएंगे। इसलिए आज सबको यह सोचना चाहिए कि आखिर नारकोटिक्स विभाग से बॉलीवुड इतने वर्षों तक कैसे बचा रहा। जो बात आज हमें पता है, जो बात बॉलीवुड में छोटे से छोटे व्यक्ति को आज पता है, एक एक्स्ट्रा भी आपको यह बता देगा कि कौन कौन सी पार्टी में कौन सी ड्रग्स चलती हैं। तो फिर पुलिस से यह बात कैसे छिप सकती है, नारकोटिक्स विभाग से यह बात कैसे छिप सकती है, हमारे देश की जो एजेंसी हैं उनसे यह बात कैसे छिप सकती है, आज तक यह सब कुछ कैसे होता रहा। लेकिन अब हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती के बहाने फिल्मी दुनिया का ड्रग्स वाला सच भी सबके सामने आ जाए। और जब हम यहां दिल्ली में अपने न्यूज रूम्स में यह बात करते हैं तो बड़ी हैरानी होती है कि अच्छा, ये कलाकार भी, ये एक्टर भी ड्रग्स लिया करता था, वो एक्टर भी ड्रग्स लेता है, और लोग कहते हैं हाँ, ये तो सारे लोग ड्रग्स लेते हैं। लेकिन मुंबई में जब आप फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे तो जिसको आप अंग्रेजी में कहेंगे दिस इज द न्यू नॉर्मल, ये बड़ी आम सी बात है, इस पर कोई हैरान भी नहीं होता, इसमें किसी को कोई बड़ी खबर भी दिखाई नहीं देती। और लोग कहते हैं कि हाँ, यहां तो ड्रग्स बड़े आराम से सब लोग लेते हैं और इसमें बड़ी बात क्या है। तो इसलिए अब जो नई बात आपके सामने आने वाली है, देखिए सुशांत सिंह के मामले में इससे पहले दो बड़ी बातें सामने आई हैं। सबसे पहले का जो दौर चला, जो कुछ हफ्ते का दौर था, शुरुआती हफ्तों का, वो ये था कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म का शिकार हुए हैं, परिवारवाद का शिकार हुए हैं। फिल्म इंडस्ट्री में एक गैंग है जिसने सुशांत सिंह राजपूत को परेशान कर दिया था, उससे काम छीन लिया था, उसे फिल्में नहीं मिलने देते थे, उसका शोषण कर रहे थे। इसलिए सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। आपको याद होगा कुछ हफ्ते तक यही थ्योरी चलती रही और पूरा देश फिल्म इंडस्ट्री के कुछ खास प्रोडक्शन हाउसेस, कुछ खास डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और कुछ खास परिवारों को ट्रोल करता रहा। फिर एंगल बदल गया। फिर एंगल यह आया कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है और हत्या के पीछे उनका कोई ना कोई करीबी है। और फिर रिया चक्रवर्ती वाला एंगल सामने आया और फिर कुछ हफ्ते तक यह रिया चक्रवर्ती वाला एंगल चलता रहा, जो अभी तक भी चल रहा है। लेकिन अब एक नई तीसरी चीज सामने आ रही है और वो है ड्रग्स वाला एंगल। अब इसमें से क्या सही होगा, ये तो सीबीआई हम उम्मीद करते हैं कि बता पाएगी। हालांकि अगर आप वापस सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे तो आप ये भी पाएंगे कि सीबीआई ने भी आज तक कोई बड़ा केस सॉल्व करके दिया नहीं है। तो बड़े बड़े केसेस को सॉल्व करने में
खुद सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है और आपने ये भी देखा होगा इस देश के लोगों ने इससे पहले सीबीआई पर भी हमेशा सवाल उठाए हैं। इसलिए सीबीआई भी कितना कर पाएगी अभी कहा नहीं जा सकता। अगर आप रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू नहीं देखना चाहते हैं आज, अगर आपका मन ये सारी खबरों को दिन भर देखते देखते अब भर चुका है और अगर आप ये सोचते हैं कि दुनिया में इसके अलावा कुछ और भी तो हो रहा होगा, तो आज हम देश के ऐसे दर्शकों को कुछ और खबर देखने का भी विकल्प दे रहे हैं, क्योंकि दुनिया में इस इंटरव्यू के अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। और आपके लिए एक ऐसी ही अच्छी खबर हम आज लेकर आए हैं रशिया से। 75 वर्ष पहले अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर एटम बॉम्ब गिराए थे, ये सब जानते हैं, आपने भी पढ़ा होगा, तस्वीरें भी देखी होंगी। इन दोनों हमलों में करीब 2.5 लाख लोगों की मौत हो गई थी। यह पहली और आखिरी बार था जब किसी देश ने युद्ध में परमाणु बॉम्ब का इस्तेमाल किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस हमले के 16 वर्ष बाद यानी वर्ष 1961 में सोवियत संघ ने एक ऐसे ही बॉम्ब का परीक्षण किया था जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बॉम्ब से 3300 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। अगर जापान पर यह बॉम्ब गिरा दिया गया होता तो उस समय की पूरी आबादी को 3 बार मारा जा सकता था। तब जापान की आबादी 7.5 करोड़ थी। अब रशिया ने 60 वर्ष पहले हुए उसी परमाणु परीक्षण का वीडियो पहली बार जारी किया है। यह एक हाइड्रोजन बॉम्ब था। इस समय आप उसी वीडियो को देख रहे हैं। दुनिया में पहली बार आपके टीवी स्क्रीन पर हाइड्रोजन बॉम्ब के उसी धमाके की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इसे पृथ्वी पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट माना जाता है, जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। ध्यान से देख लीजिए। превращение купола в грибообразное облако. В своем конечном развитии оно достигло высоты 60-65 километров. Его диаметр равнялся, облако начало утрачивать грибообразную форму. В этот период диаметр его основания был равен 70 километрам, а диаметр ножки 26-28 километрам. रशिया ने परमाणु परीक्षण 30 अक्टूबर 1961 को आर्कटिक महासागर के एक द्वीप पर किया था। अब तक ये तस्वीरें क्लासिफाइड थीं, यानी गोपनीय थीं और इन्हें रिलीज नहीं किया गया था। अब इन्हें रिलीज किया गया है, लेकिन अब रशिया की न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी ने इसके वीडियो को सार्वजनिक कर दिया है और इसीलिए आज हम आपको ये दिखा पा रहे हैं। इस परमाणु परीक्षण से 50 मेगा टन की ऊर्जा पैदा हुई थी। आज से पहले इस परीक्षण के जो वीडियो सामने आए थे वो बहुत साफ यानी स्पष्ट नहीं थे, लेकिन अब रशिया ने उस जमाने में इस परमाणु परीक्षण पर बनाई गई 40 मिनट की पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज कर दी है। रशिया में इसे जार बॉम्ब कहा जाता है। रशिया की भाषा में जार का मतलब होता है राजा। अगर अंग्रेजी में हम कहेंगे तो शायद इसका नाम कुछ ऐसा होगा जैसे किंग बॉम्ब, यानी शायद सारे बॉम्ब्स का राजा। इस बॉम्ब को एक हवाई जहाज से पैराशूट की मदद से गिराया गया था। यह जमीन से 13,000 फीट की ऊंचाई पर फटा था। इसकी टाइमिंग इस तरह से रखी गई थी कि धमाका होने से पहले इसे गिराने वाला हवाई जहाज कम से कम 45 किलोमीटर दूर निकल चुका हो, नहीं तो वो भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन बम के फटने से पैदा हुई ऊर्जा ने इस प्लेन को भी अपने चपेट में ले लिया था और ये हवाई जहाज बेकाबू होकर 1 किलोमीटर तक नीचे गिरने लगा था। हालांकि बाद में जो इसे उड़ाने वाले पायलट्स थे उन्होंने इस प्लेन को बड़ी मुश्किल से संभाल लिया था, वरना ये क्रैश हो गया होता। इस परीक्षण के बाद जो ऊर्जा और रोशनी निकली उसे 1000 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। आप कल्पना कीजिए, 1000 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। 3 секунды, 2, 1, стался световой вспышкой необычной силы. В этот момент самолет-носитель находился в 45 километрах от места сброса. Вспышка и последующее свечение, несмотря на сплошную облачность, были видны в радиусе до 1000 километров. Полевой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Через несколько секунд после взрыва диаметр полевого столба составлял около... इस ब्लास्ट के बाद
इस ब्लास्ट के तुरंत बाद धूल का जो गुबार उठा था उसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर थी। जो आग और गर्मी निकली उसका ऊपरी हिस्सा कुछ सेकंड में ही 20 किलोमीटर के दायरे में फैल गया था। इसे न्यूक्लियर मशरूम कहा जाता है क्योंकि यह किसी मशरूम के आकार की तरह दिखता है। Испытание особо мощного водородного заряда, имеющего ряд новых конструктивных особенностей, подтвердило, что Советский Союз имеет в своем распоряжении термоядерное оружие мощностью 50, 100 и испытание особо мощного водородного заряда, имеющего ряд новых конструктивных особенностей, подтвердило. इस धमाके के 40 सेकंड्स के बाद इस बॉम्ब से निकली आग आसमान में 30 किलोमीटर ऊपर तक चली गई थी और यह देखते ही देखते 90 किलोमीटर के दायरे में फैल गई। कुछ और सेकंड के बाद आग की लपटें 30 किलोमीटर से बढ़कर 60 से 65 किलोमीटर तक पहुंच गई थी। अब ये देखिए। В своем конечном развитии оно достигло высоты 60-65 километров. Его диаметр равнялся 90 километрам. В дальнейшем облако начало утрачивать грибообразную форму. В этот период диаметр его основания был равен 70 километрам, а диаметр ножки 26-28 километрам. इस धमाके का असर 1000 किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया था और यह हाइड्रोजन बॉम्ब आकार में 26 फीट लंबा था। इसका वजन 24,000 किलोग्राम से ज्यादा था। 24,000 किलोग्राम। उस समय के रशियन वैज्ञानिकों का मानना था कि इसका असली युद्ध में इस्तेमाल करना आसान नहीं होगा। इस समय दुनिया के 6 देशों के पास हाइड्रोजन बॉम्ब मौजूद हैं और ये देश हैं रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत और नॉर्थ कोरिया। अब आपको यह समझना चाहिए कि एक हाइड्रोजन बॉम्ब और एक एटम बॉम्ब में फर्क क्या होता है। ये दोनों ही परमाणु हथियार हैं। दोनों में ही यूरेनियम या प्लूटोनियम का इस्तेमाल होता है। एटम बॉम्ब की टेक्नोलॉजी को फिजन कहा जाता है, यानी जब किसी एटम बॉम्ब में विस्फोट होता है तो अणु यानी एटम 2 हिस्सों में टूटने लगते हैं और इससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। जबकि हाइड्रोजन बॉम्ब की टेक्नोलॉजी को फ्यूजन कहते हैं। इसमें अणु टूटते नहीं बल्कि 2 अणुओं के टकराने से एक तीसरा अणु यानी एटम पैदा होता है। इसमें भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है जो आग की शक्ल में बहुत बड़ी तबाही लेकर आती है। हाइड्रोजन बॉम्ब बनाना एटम बॉम्ब बनाने की तुलना में ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन यह वजन में हल्का होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल मिसाइल्स में भी किया जा सकता है। रशिया के हाइड्रोजन बॉम्ब ने 35 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ जलाकर राख कर दिया था और जिस दौर में रशिया ने यह परीक्षण किया था वो शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर का जमाना था। इस दौरान रशिया और अमेरिका आपस में सीधे तौर पर युद्ध तो नहीं लड़ रहे थे, लेकिन दोनों के बीच हथियारों की एक रेस लगी हुई थी, होड़ लगी हुई थी। अमेरिका ने वर्ष 1954 में अपने पहले हाइड्रोजन बॉम्ब का परीक्षण किया था और उसी के जवाब में 7 साल के बाद रशिया ने भी ऐसा ही धमाका किया। अब एक बार फिर दुनिया शीत युद्ध की तरफ बढ़ रही है और इस युद्ध में अमेरिका, रशिया और चीन जैसे देश शामिल हैं। माना जा रहा है कि रशिया ने यह वीडियो जारी करके दुनिया को अपनी उसी पुरानी ताकत का एहसास कराने की कोशिश की है। यह परीक्षण लगभग 60 साल तक दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक रहा है। इस पर आज हमने एक वीडियो विश्लेषण तैयार किया है। यह विश्लेषण देखकर आप समझ जाएंगे कि पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए कैसे सिर्फ एक परमाणु बॉम्ब ही काफी है। इतना ताकतवर धमाका इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। इस धमाके से धरती कांप उठी थी। धमाके से हुई रोशनी 1000 किलोमीटर दूर से देखी जा सकती थी। अक्टूबर 1961 को रशिया ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण करके पूरी दुनिया को डरा दिया था।
50 मेगाटन के हाइड्रोजन बम के इस धमाके की गूंज सैकड़ों किलोमीटर तक सुनी गई। इसकी रोशनी धरती पर उगते सूरज के जैसी थी। कैमरे के फ्लैश की तरह एक रोशनी हुई जिसकी तीव्रता हर पल बढ़ती गई। इतनी बढ़ी कि एयरक्राफ्ट से बम गिराने वाले पायलट्स को खास काले चश्मे पहनने के बावजूद प्लेन उड़ाना मुश्किल हो गया था। रशिया ने यह धमाका करके पूरी दुनिया, खासकर अमेरिका को बता दिया था कि उसको कमतर समझना भूल होगी। रशिया को यह उपलब्धि एक लंबे वक्त और खास टीम की मेहनत के बाद मिली। थर्मोन्यूक्लियर बम बनाने के लिए वैज्ञानिकों की एक बड़ी टीम बनाई गई थी जिसने खुफिया जगह पर इस बम को तैयार किया। बम के परीक्षण के लिए एयरक्राफ्ट बॉम्ब केस का इस्तेमाल हुआ, जो खास तौर से बमों को एयरक्राफ्ट में लगाने के लिए तैयार किया जाता है। हाइड्रोजन बम के लिए खास केस बनाया गया जो 100 मेगाटन ऊर्जा को झेल सके। बम के पीछे पैराशूट लगाने के लिए क्लैंप भी लगाए गए थे। पैराशूट इसलिए लगाए गए थे ताकि बम अपनी तय जगह पर खास स्थिति में गिरे। हाइड्रोजन बम के परीक्षण के लिए नोवाया ज़िमल्या को चुना गया। यह टेस्टिंग साइट एक हाइड्रोजन बम के परीक्षण के लिए सबसे सुरक्षित मानी गई थी। इसी के पास कोला पेनिनसुला एयरबेस तक ट्रेन के जरिए हाइड्रोजन बम को पहुंचाया गया। ट्रेन से ले जाने के लिए खास कैरेज भी बनवाया गया था और सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया था। बम को जिस एयरक्राफ्ट से गिराया जाना था वो रशिया का Tu-95 एयरक्राफ्ट था। इसकी खासियत यह थी कि ये 26 टन वजनी बम को ले जाने में सक्षम था। हाइड्रोजन बम के रेडिएशन से बचने के लिए इस पर खास पेंट भी किया गया था। हाइड्रोजन बम के धमाके की हर जांच के लिए विमान में भी खास उपकरण लगाए गए थे। इसमें हीट और शॉक पल्स मापने के यंत्र थे। साथ ही इसमें एक वीडियो कैमरा लगाया गया था जिससे धमाके की तस्वीरें ली जा सके। इस परीक्षण की निगरानी के लिए बनाया गया कमांड पोस्ट परीक्षण की जगह से 260 किलोमीटर दूर था। हालांकि कम्युनिकेशन के लिए परीक्षण की जगह से 90 किलोमीटर दूर D8 परीक्षण साइट पर भी लैब और सपोर्ट स्टाफ मौजूद था। धमाका जहां होना था वहां पर उसकी तीव्रता मापने के लिए सभी तरह के उपकरण लगा दिए गए थे। D8 टेस्टिंग साइट पर बेलूशिया बे में वॉरशिप भी तैनात किए गए थे। मुख्य टेस्टिंग साइट से 17 किलोमीटर दूर कैमरे लगाए गए थे ताकि धमाके की तस्वीरें ली जा सके। 29 अक्टूबर तक इस बम से जुड़ी सभी जांच पूरी कर ली गई थी। यहां तक कि एक रात पहले तक बम और एयरक्राफ्ट की हर तरीके से जांच की गई ताकि परीक्षण में किसी तरह की गलती ना हो। बम को एयरक्राफ्ट से ले जाने वाले पायलट्स को भी आखिरी चंद जानकारियां दी गई जो पहले गुप्त रखी गई थी। 30 अक्टूबर 1961 की सुबह Tu-95 बॉम्बर ने हाइड्रोजन बम को लेकर उड़ान भरी। हाइड्रोजन बम वाले एयरक्राफ्ट के साथ एक और एयरक्राफ्ट उड़ान भर रहा था। इस खास विमान में वैज्ञानिकों की एक टीम थी और इसमें एक लैब बनाई गई थी। वैज्ञानिकों ने तय किया था कि हाइड्रोजन बम को गिराने से पहले एयरक्राफ्ट की ऊंचाई 10,500 मीटर रहेगी। जैसे ही परीक्षण स्थल आया, बम गिराने वाला सिस्टम ऑटोमेटिक मोड में चला गया। ऑटोमेटिक मोड में जाते ही D8 टेस्टिंग साइट से बम गिराने का फैसला लिया गया। काउंटडाउन शुरू हो गया। पैराशूट की मदद से बम सटीक जगह पर गिरा। इस धमाके से इतनी तेज रोशनी हुई कि कोई भी कैमरा इसकी असली ऊर्जा को माप नहीं पाया। जब हाइड्रोजन बम जमीन से टकराया उस वक्त एयरक्राफ्ट 45 किलोमीटर दूर था। बावजूद इसके पायलट्स के लिए उसे देखना नामुमकिन था। धमाके के बाद आग का ऐसा गुंबद नजर आया जो पहली नजर में उगते सूर्य जैसा दिखा। एक ऐसा सूर्य जिसका आकार लगातार बढ़ता जा रहा था। धमाके के बाद धूल का गुबार पहली बार में 10 किलोमीटर तक फैल गया। 40 सेकंड के बाद बने मशरूम की शक्ल के बादल अपना आकार बढ़ाते जा रहे थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये 90 किलोमीटर क्षेत्र तक फैले थे। ऐसा धमाका दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। इतना ताकतवर बम किसी भी देश के पास न था न है।
धमाके से पहले की तस्वीरें और धमाके के बाद की तस्वीरें देखकर ही हाइड्रोजन बम की ताकत का अंदाजा हो जाता है। ये जगह पहचान में नहीं आ रही थी। कई किलोमीटर तक की जमीन पूरी तरह से उखड़ चुकी थी। टेस्टिंग साइट पर बना अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। इस परीक्षण के बाद रशिया ने यह बता दिया था कि उसके पास 50 से 100 मेगाटन के हाइड्रोजन बम बनाने की क्षमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रशिया के पास हैं। उसके पास कुल मिलाकर 6,375 परमाणु हथियार हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका है जिसके पास 5,800 परमाणु हथियार हैं। फ्रांस के पास 290, चीन के पास 320, ब्रिटेन के पास 215, भारत के पास 150 और पाकिस्तान के पास लगभग 160 एटम बॉम्ब हैं। यहां आपको यह बात हैरान करेगी कि पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा एटॉमिक हथियार हैं। इजराइल के पास 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 30 से 40 एटम बॉम्ब होने का अनुमान है। चीन अगर अपने सारे एटम बॉम्ब्स का इस्तेमाल एक साथ कर ले तो पूरी दुनिया कुछ ही सेकंड में नष्ट हो जाएगी, जबकि रशिया और अमेरिका के पास जितने परमाणु हथियार हैं उनसे पूरी पृथ्वी को 20 बार नष्ट किया जा सकता है। यानी इंसान ने खुद को ही खत्म करने के लिए जरूरत से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स पहले से ही बनाकर रखे हुए हैं। आज भी पाकिस्तान और चीन जैसे देश लगातार नए नए परमाणु हथियार बनाने में जुटे हुए हैं। किसी देश पर परमाणु हमला हुआ तो उसके करोड़ों लोग एक झटके में मारे जाएंगे, लेकिन आपको जानकर दुख होगा कि हर साल पूरी दुनिया में 1 करोड़ लोग गरीबी और भूखमरी की वजह से भी मारे जाते हैं। इसलिए यह दुनिया के नेताओं को तय करना है कि उन्हें परमाणु बम चाहिए या अपने देश की जनता के लिए रोटी चाहिए। यहां पर हम 4 मिनट का एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो आज आपको गम और गुस्से दोनों से भर देगी। अगर किसी के सामने एक ऐसा हत्यारा आ जाए जिसने उसके पिता, भाई या पति की हत्या की थी और इस हत्या का फेसबुक पर लाइव टेलीकास्ट भी किया था, तो उस हत्यारे को अपने सामने देखकर मन में क्या भावनाएं आएंगी? इन भावनाओं का विश्लेषण हम ब्रेक के बाद करेंगे। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा, मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं।
क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है। अगर आपने बैंक से कोई लोन लिया है और उसकी ईएमआई यानी किस्त चुकाने में आपको परेशानी हो रही है, तो ये खबर अब जो हम आपको बताने वाले हैं आपके बहुत काम की है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान इंटरेस्ट यानी ब्याज चुकाने पर मिली रियायत आगे बढ़ सकती है। यह छूट 31 अगस्त को खत्म हो रही है, यानी अगले महीने से आपको होम लोन या कार लोन की ईएमआई पहले की तरह ही चुकानी होगी, जबकि अभी लॉकडाउन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अब भी बड़ी संख्या में लोगों का काम धंधा बंद पड़ा है, व्यापार बंद पड़ा है और कई लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को इन लोगों की परेशानी पर ध्यान देना चाहिए। वो रिजर्व बैंक की आड़ लेकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार को सिर्फ बैंकों के बिजनेस के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, आम जनता की परेशानियों पर भी ध्यान देना सरकार के लिए जरूरी है। पिछले 6 महीने से लोगों को अपने लोन पर ब्याज चुकाने से मोहलत मिली हुई थी। बैंकिंग की भाषा में इसे मॉरेटोरियम कहते हैं। इसकी शर्त होती है कि मोहलत खत्म होने के बाद पिछला सारा ब्याज भी आपको चुकाना होगा। लोग परेशान हैं कि अभी उनके काम धंधे शुरू नहीं हुए, जिनकी नौकरियां चली गई उन्हें नई नौकरियां नहीं मिली, व्यापार बंद हो गए। ऐसे में पिछला बकाया कैसे चुका पाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से अब इस पर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। ईएमआई की टेंशन सिर्फ होम लोन और कार लोन वालों को ही नहीं है। देश भर में बड़ी संख्या में लोग बैंकों से पैसा लेकर छोटे मोटे काम धंधे करते हैं। रियायत का उन सभी को फायदा हुआ, लेकिन जैसे ही यह रियायत खत्म होने को है, बैंकों के रिकवरी एजेंट अब घर घर पहुंचकर फिर से लोगों को धमकाने लगे हैं। पंजाब के मोगा से हमारी इस रिपोर्ट को देखकर आज आप सब समझ जाएंगे कि यह समस्या कितनी गंभीर है, जब आपके घर पर बैंक का कोई एजेंट दस्तक देने लगे और ये कहे कि अब हम पैसा लेकर ही यहां से जाएंगे। पंजाब के मोगा की जिस छोटी सी दुकान के आगे महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, वो एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। लोगों को छोटा मोटा कर्ज देती है। अब मॉरेटोरियम खत्म हो रहा है तो वसूली के लिए इस कंपनी ने गुर्गे भेजने शुरू कर दिए। इसी पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आप ये सोच सकते हैं कि कर्ज लेकर ना चुकाना तो जुर्म है, लेकिन इस प्रदर्शन पर मत जाइए। इसके पीछे छिपे दर्द और मजबूरियों को समझिए। लॉकडाउन होने के कारण काम रुक गया है, हम किस्तें नहीं दे पा रहे हैं। शर्मिंदगी महसूस होती है। ये चाहते हैं कि हमारा कर्जा मुआफ किया जाए।
ये लवप्रीत है। छोटे से मकान में 4 लोग रहते हैं। कमरा बनाने के लिए जरा सा कर्ज लिया था। टूटी चारपाई पर लेटी माँ को कैंसर है। माइक्रो फाइनेंस के वसूली वाले गुंडे उनकी दवाई तक के पैसे ले गए। कर्जा घर बनाने के लिए लिया था और 70,000 रुपया कर्जा लिया था। लॉकडाउन के कारण हम घर नहीं बना सके। हमारी जो बेबे हैं वो बीमार पड़ गई, उनको कैंसर हो गया, तो जो पैसा था सारा इन पे लग गया। और अब जो किश्तों वाले हैं वो आते हैं घर पे, हमें बोलते हैं, बहुत बैड वर्ड बोलते हैं, जिसके कारण हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और हम चाहते हैं कि हमारा जो ये कर्जा है मुआफ किया जाए। अमरजीत कौर आत्मनिर्भर भारत से प्रेरित थी। इसी सिलाई मशीन के लिए कर्ज लिया था। लॉकडाउन के दौरान कामकाज ठप हुआ तो कर्ज की किश्त रह गई। वसूली वालों ने बचे हुए पैसे छीन लिए और बेइज्जत किया वो अलग। मैं सिलाई मशीन ते भी लोन पास करवाया सीगा ਤੇ ਵੀ ਜਣੀ ਗਏ ਮੈਂ 10-10 ਮੋੜਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਵੀ 2 ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੀਗੀ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕੋਈ ਦੱਪਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਦੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਆ। ये सिमरनजीत कौर है। घर चलाने के लिए पति रेहड़ी लगाते थे। रेहड़ी के लिए 25,000 रुपए का कर्ज लिया था। बरसात में छत गिर गई तो कुछ पैसे वहां लगा दिए। गिनी चुनी किश्तें बाकी रह गई तो अब रोज वसूली वाले आते हैं और घर का कुछ सामान उठाकर ले जाते हैं। साडा एक 25,000 ਦਾ ਲੋਨ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ 30,000 ਦਾ ਲੋਨ। ਕੁਝ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹਜੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤ ਮੋੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ सारा साडा माफ होना चाहिए। नवप्रीत के पति घरों में पेंटिंग का काम करते हैं। उसी का सामान लेने के लिए 25,000 का कर्ज लिया था। मात्र 5,000 रुपए बाकी थे। बावजूद इसके फाइनेंस कंपनी के गुर्गे रोज बेइज्जत करते हैं। वो आते हैं, हमें कहते हैं कि किस्तें दो, हम तुम्हें ब्लॉक में पा देंगे, तुम्हारे घर का सामान ले जाएंगे, ये करेंगे। बहुत बुरे शब्द बोलते हैं हमें। घर के आसपास के लोग भी हमें आकर देखते हैं, हमें इंसल्ट महसूस होती है, हमें बेइज्जती महसूस होती है। हम बस यही चाहते हैं कि हम जब काम ही नहीं चल रहा है, हम किस्तें कहाँ से वापस करें उन्हें। 5-6 हज़ार रुपये के लिए हमें इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। ऊपर से आके वो धमकियाँ देते हैं, हमें माड़ा चंगा बोलते हैं। हम बस यही चाहते हैं कि हमारा ये कर्जा माफ किया जाए। कर्ज लिया है तो चुकाना पड़ेगा ही, लेकिन सवाल ये भी है कि बड़ी बड़ी कंपनियों का कर्ज एनपीए में डालकर मामला रफा दफा हो सकता है। तो क्या इन 20-30 हजार रुपए का कर्ज लेने वाले रेहड़ी पटरी वालों का कर्ज माफ नहीं हो सकता? लॉकडाउन के कारण कारोबार सब ठप है, जिसके कारण माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की तरफ से लिया हुआ कर्जा मोड़ पाने में ये बिल्कुल भी असमर्थ है। हमारी ये मांग है कि अगर मोदी सरकार कारपोरेट घरानों का कर्जा एनपीए कहकर माफ़ कर सकती है, तो दूसरे तरफ ये गरीब परिवार हैं जिसमें छोटे किसान हैं, मजदूर हैं, दुकानदार, व्यापारी हैं, उनकी औरतों का कर्जा भी माफ़ किया जाना चाहिए। मोगा से नवदीप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब हम आपको बताते हैं कि ईएमआई की ये टेंशन कितनी बड़ी है। सबसे ज्यादा लोग होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन लेते हैं। एजुकेशन लोन और क्रेडिट कार्ड वालों को भी अगर इसमें जोड़ लें तो ये संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार रिटेल कैटेगरी में लगभग 25 लाख करोड़ रुपए का लोन है। सुप्रीम कोर्ट में यह तथ्य रखा गया कि 6 महीने के लॉकडाउन में लगभग 40% लोगों की या तो नौकरी चली गई या उनकी सैलरी, तनख्वाह कम हो गई। एक वित्तीय संस्था फिनवे के सर्वे के अनुसार लोन लेने वाले लगभग 45% लोगों ने ईएमआई में रियायत का फायदा उठाया है। रिजर्व बैंक का कहना है कि यह रियायत अब आगे नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इससे रिजर्व बैंक को दूसरे बैंकों में जमा पैसों पर ब्याज देने में परेशानी शुरू हो जाएगी। उन्हें जमा पैसे पर ब्याज घटाना पड़ेगा। इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। एचडीएफसी बैंक ने आज ही अपने ब्याज दरों में कटौती कर दी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यह संकट कितना बड़ा है।
उम्मीद की जा रही कि सरकार इसमें दखल देगी और कोई रास्ता जरूर निकालेगी ताकि आम लोगों को इस संकट से बचाया जा सके और बैंकों की हालत भी खराब ना होने पाए। आज हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, अगर किसी के सामने एक ऐसा हत्यारा आ जाए जिसने उसके पिता, भाई या पति की हत्या कर दी और इस हत्या का फेसबुक पर लाइव टेलीकास्ट भी किया हो, तो उस हत्यारे को अपने ठीक सामने खड़ा देखकर मन में क्या भाव आएंगे, आंखों से कितने आंसू बहेंगे, दिल में कितना दर्द होगा। आज हम न्यूजीलैंड से आई ऐसी ही तस्वीरों का एक विश्लेषण कर रहे हैं। न्यूजीलैंड में पिछले वर्ष एक व्यक्ति ने 2 मस्जिदों में गोलीबारी करके 51 लोगों की हत्या कर दी थी। न्यूजीलैंड की एक अदालत ने इस हत्यारे को उम्र कैद की सजा सुनाई है, क्योंकि न्यूजीलैंड में मौत की सजा का प्रावधान नहीं है और वहां पर सबसे बड़ी जो सजा है वो उम्र कैद ही है। जब यह हत्यारा पीड़ितों के सामने आया, उन परिवारों के सामने आया जिनके लोगों की इसने हत्या की थी, तो इन पीड़ितों ने किन भावनाओं के साथ उसका सामना किया, उसकी एक झलक आज आपको देखनी चाहिए। क्योंकि देश कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, लोगों का रंग कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, लेकिन इंसानी भावनाएं हमेशा एक जैसी होती हैं। इसलिए सबसे पहले आप इन भावनाओं को देखिए। My 71-year-old dad would have broke you in half. I want to hear my dad's voice, my baba's voice. You put bullets into my husband and he fought death. 48 days, 18 surgeries, until his last breath. You terrorized the whole New Zealand. Failed to spread hatred. The charge of committing a terrorist act, charge 92. You were sentenced to life in prison. हमारे देश में जब कोई आतंकवादी हमला होता है और कोई आतंकवादी सैकड़ों लोगों की हत्या कर भी देता है, तो भी दोषियों को सजा मिलने में वर्षों लग जाते हैं। आपको याद होगा, वर्ष 1993 के बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन को फांसी की सजा मिलने में 22 साल लग गए थे। मुंबई के 26/11 के हमलों के गुनहगार अजमल कसाब को फांसी की सजा में 4 साल लगे थे और संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु को 12 साल बाद उसके गुनाहों की सजा मिली थी। हमारे देश में आतंकवादियों को सजा मिलने में कई बार देर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि हमारे ही देश का एक ऐसा गैंग है जो इन आतंकवादियों की फांसी रुकवाने के लिए आधी रात को भी सुप्रीम कोर्ट खुलवा लेता है। और ये पूरा की पूरा गैंग नहीं चाहता कि देश के किसी भी गुनहगार को कभी कोई सजा हो। लेकिन पिछले वर्ष मार्च में न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में जिस आतंकवादी ने 2 मस्जिदों में गोलीबारी करके 51 लोगों की हत्या की थी, उसे सिर्फ 1.5 साल के बाद ही उम्र कैद की सजा वहां की अदालत ने सुना दी है। इस सजा के दौरान उसे कभी भी पेरोल नहीं मिलेगी, यानी वो किसी भी स्थिति में जेल से बाहर नहीं आ सकता। न्यूजीलैंड दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां फांसी की सजा का कोई प्रावधान नहीं है, वहां फांसी की सजा नहीं दी जाती, इसलिए वहां बड़े से बड़े अपराध की अधिकतम सजा उम्र कैद है। न्यूजीलैंड में 51 लोगों की जान लेने वाले इस आतंकवादी का नाम है ब्रेंटन टैरेंट। ऑस्ट्रेलिया के नागरिक ब्रेंटन टैरेंट ने पिछले साल 15 मार्च को क्राइस्टचर्च की अल नूर मस्जिद और लिनवुड मस्जिद में गोलीबारी की थी, गोलियों की बरसात कर दी थी और मरने वालों में भारतीय मूल के 8 लोग भी शामिल थे। इस हत्यारे ने इस पूरी गोलीबारी का लाइव टेलीकास्ट फेसबुक पर किया था। जब इस आतंकवादी को सजा सुनाई जा रही थी, उस समय अदालत में मारे गए लोगों के परिवार और रिश्तेदार भी वहां मौजूद थे। इन लोगों ने इस आतंकवादी से पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इस दौरान ज्यादातर लोग बहुत भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस व्यक्ति के चेहरे पर पश्चाताप या दुख का एक भाव तक नहीं था। वो बड़े आराम से इन लोगों की बातें चुपचाप सुनता रहा। इस हमले में किसी ने अपना पति खोया, किसी ने अपनी पत्नी खोई, किसी ने अपना बेटा खोया, तो किसी ने अपने पिता को खो दिया। अदालत में मौजूद कुछ पीड़ित गुस्से में थे तो कुछ बहुत भावुक हो गए थे। हमले में मारे गए एक व्यक्ति की बेटी अपने पिता को याद करते करते रो पड़ी। एक
माता पिता ने बताया कि वो अपने बेटे से कितना प्यार करते थे, लेकिन इस हमलावर ने उनके जीने का सहारा हमेशा के लिए छीन लिया। एक मृतक के भाई ने कहा कि उस दिन मैं वहां होता तो हमलावर की गर्दन तोड़ देता। दुख और क्रोध से भरे इन लोगों ने हमलावर के सामने जो बातें कही, उनमें से कुछ आज आपको भी सुननी चाहिए। इससे आपको समझ आएगा कि दुनिया में देश चाहे कोई भी हो, धर्म चाहे कोई भी हो, अपनों को खोने का जो गम होता है वो एक जैसा ही होता है। If a minimum period of imprisonment was to be imposed, that bare summary of aggravating features would indicate a starting point considerably higher than 17 years. A single murder committed in such circumstances would warrant such a minimum term. Your act of terrorism resulted in the murder of 51 people and the serious wounding of 40 more. On each of the 51 charges of murder, charges 1 to 51, you were sentenced to life imprisonment. I order that you serve the sentences without parole. On each of the 40 charges of attempted murder, charges 52 to 91, you were sentenced to concurrent terms of 12 years imprisonment. The apple of our eyes, Abdel Fattah Qasim. Hear the name. I wonder if he was in pain, if he was frightened, and what his final thoughts were. And I wish more than anything in the world that I could have been there to hold his hand and tell him that it would all be okay. But I couldn't do that. I never would have ever imagined that the country in which my parents immigrated to for safety and for a successful future for their children would result in this. This didn't have to happen. When the shooting started, I thought it was firecrackers. I hid it in a storeroom of the women's prayers room with the other women. I lay flat on the floor, wedged under a stack of chairs, with my hands covering my head. As the shooting sounds increased in intensity, as though it was getting nearer to the room we were in. I repeatedly told the women to pray quietly, as I feared the gunmen may hear and find us in the storeroom. I stayed in that position until the police came in and let us out from the building. I saw dead bodies on the path outside the mosque. I constantly try to imagine how my beloved Atta felt at the moment of the attack. How he faced the shooter with his chest, armed only with his courage to protect others. What was in his mind when he realized he is departing this life to his last journey? How is life going to be without him being around? My heart is yearning for restoration of justice to the victims of the heinous massacre and the call for the reinstatement of the death penalty for brutal conscienceless crimes. It is a fact that justice should be a balance, where the seriousness of the crime should be balanced by the consequences. I was screaming, yelling, swearing, "Where are you? Come in front." Then I didn't see any sign of him. You should thank Allah for I didn't catch you on that day. You never forget these two heights you ran from. और अब आखिर में आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का प्रकाशन कब शुरू हुआ था। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। पंख
चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं
बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली।
परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, 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 I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का
और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। देश को कई यादगार फिल्में देने वाले मशहूर निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी का निधन वर्ष 2006 में आज ही के दिन हुआ था। अपने 4 दशकों के फिल्मी करियर में उन्होंने 42 फिल्में बनाई, जिनमें चुपके चुपके, आनंद, अभिमान, गुड्डी, गोलमाल और बावर्ची जैसी सुपरहिट फिल्में थी। ऋषिकेश मुखर्जी ने भारत के मध्य वर्ग पर आधारित साफ सुथरी और सामाजिक संदेश देने वाली कई फिल्में बनाई। फिल्म निर्देशक बनने से पहले उन्होंने कैमरामैन और फिल्म एडिटर के तौर पर भी काम किया। बिमल रॉय की फिल्म मधुमती और 2 बीघा जमीन में ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म एडिटर थे। ऋषिकेश मुखर्जी को वर्ष 1999 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1859 में आज के दिन अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पेट्रोलियम का एक कुआं मिला था और यही कुआं बाद में दुनिया का पहला व्यावसायिक तेल का कुआं बन गया। वर्ष 1850 तक माना जाता था कि पेंसिल्वेनिया में तेल के कुएं मौजूद हैं, लेकिन उस समय इससे तेल को निकालने की तकनीक नहीं मिली थी। 1850 के दशक में एडविन एल ड्रेक नाम के एक व्यक्ति ने वहां जमीन के एक हिस्से पर खुदाई का काम शुरू किया, जिसके बाद व्यावसायिक इस्तेमाल के लायक तेल का कुआं मिला। पूरी दुनिया में मशहूर द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वर्ष 1955 में आज ही के दिन पहली बार छपी थी। इस पुस्तक का संकलन 2 जुड़वा भाइयों नॉरिस और रॉस मैकवाइटर ने किया था। 198 पन्नों के पहले एडिशन की रिलीज के बाद ही ये बुक दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हो गई थी और इस पुस्तक में पूरी दुनिया में बनने वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और उपलब्धियों को दर्ज किया जाता है। अब इसका प्रकाशन 100 देशों और 40 भाषाओं में किया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉपीराइटेड किताब के तौर पर गिनीज बुक का नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। और क्रिकेट की दुनिया में द डॉन के नाम से मशहूर सर डोनाल्ड ब्रैडमैन का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1908 में हुआ था। ब्रैडमैन के टेस्ट करियर का बैटिंग एवरेज 99.94 है, जो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आप ये भी कह सकते हैं कि डॉन ब्रैडमैन अपनी हर पारी में लगभग 1 शतक की गारंटी देते थे। अपने टेस्ट करियर की आखिरी पारी में ब्रैडमैन बिना कोई रन बनाए 0 पर आउट हो गए थे और अगर उस दिन वो सिर्फ 4 रन और बना लेते तो उनके करियर का औसत 100 हो जाता, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती। हालांकि आज भी दुनिया का कोई भी बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और आज से हमारे देश में एक्टिंग वाले इंटरव्यूज का दौर शुरू हो गया है। आज से इंटरव्यू लेने वाले भी एक्टिंग करेंगे और इंटरव्यू देने वाले भी एक्टिंग करेंगे। पत्रकारिता के इस नए दौर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।